हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का आपका नेक्स्ट लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। लास्ट हमने पढ़ा फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। जो वो कंसेप्ट वहां यूज हुआ था आज यहाँ यूज होगा। जो कंसेप्ट हमने वहां पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, लास्ट लेक्चर में यहाँ यूज होगा। उसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं। जैसे फोर्स थी आपके पास F वेक्टर 2 1, तो किसके बराबर आया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या था Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो मैंने ये ट्रिक भी बताई थी, जहां 2 होगा तो R2 माइनस R1, जहां 2 1 होगा तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, बाकी तो ये सेम रहेगा। तो दूसरा जो सिमिलरली किया था वो आपके माइंड में तो आ ही गया था तभी, लेकिन आज भी मैं बता रहा हूं क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होगा। देखिए इस बार यहां 1 पहले है तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R1 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस। ठीक है, ये था वही लास्ट टाइम जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। और आज हम पढ़ रहे हैं सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और ये वाले कंसेप्ट वहां यूज होंगे और जैसे यूज होंगे आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि सर ने ये कैसे लिखा। बस ये ध्यान रखना, जो पहले है यहां पहले आएगा 2 पहले था R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। यहां देखिए पहले 1 था R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर। ओके, तो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल कर रहे हैं हम शुरू। तो ध्यान देना, बस पहले जो बातें मैं बताऊंगा मैं आपको पहले समझाऊंगा और हर एक चीज जो आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है वो हर एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगा। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला आपके पास। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, इधर अगर हमारे पास ये कोई चार्ज है एक, इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। माना इस चार्ज का मैं नाम रख लेता हूं Q0, टेस्ट चार्ज। ठीक है, हाँ, एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज और एक होता है हमारे पास सोर्स चार्ज। जब आप सब यूनिट सेकंड पढ़ेंगे तो इसके बारे में लिखवा दूंगा, लेकिन समझा देता हूं। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज भी आपको समझा देता हूं। पहले मैं समझाऊंगा आपको अपनी देशी भाषा में कि क्या होता है टेस्ट चार्ज और क्या होता है सोर्स चार्ज, फिर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी समझा दूंगा। इधर देखिए, आप घर में कढ़ाई में बनाते हैं सब्जी, आधा पतीला सब्जी बनाई, ठीक है, आधा पतीला, और जब वो बन जाती है तो थोड़ी सी डूंगी में निकाल के देते हैं ना घर वाले, ठीक है, थोड़ी सी बोलते हैं टेस्ट करो कैसी है। जब हम उसको टेस्ट करते हैं, जितना थोड़ा सा जो थोड़ी सी सब्जी होगी डूंगी में, कोली में, जो नमक इसमें मिर्ची होगी वो पूरी में होगी। अब टेस्ट करने के लिए हम पूरी सब्जी तो थोड़ी खा जाते हैं, जो ये डूंगी में निकाली ना इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज, और जो बड़ा है इसको बोलेंगे हम क्या, सोर्स चार्ज। ओके, अब सोर्स चार्ज, जैसे एक है हमारे पास 50 केजी का पहलवान और एक है हमारे पास 2 केजी का पहलवान। ठीक है, देखिए 50 केजी वाला फूंक भी मारेगा ना, हवा भी चलाएगा ना, तो 2 केजी वाला हिलेगा डुलेगा आगे पीछे जाएगा। लेकिन 2 केजी वाला जितनी मर्जी फूंके मारे 50 केजी वाले को, या मुक्के मारे 50 केजी वाले को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जो 2 केजी वाला है वो है आपका टेस्ट चार्ज और 50 केजी वाला क्या है, सोर्स चार्ज। तो यहां से इन दोनों से हमें पता चला कि टेस्ट चार्ज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। वो किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, लेकिन खुद उसको फोर्स लगती है। टेस्ट चार्ज इज a very very small charge that exert no force on nearby charge but experience force due to them। और सोर्स चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जिसके इर्द गिर्द क्या होता है, फील्ड। सिंगल चार्ज भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकता है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है। और ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, बड़ा चार्ज होता है ये फोर्स लगाता है और टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ये टेस्ट चार्ज किसी को फोर्स नहीं लगा सकता। आप सिंपली सोर्स चार्ज क्या है, बड़ा चार्ज जो क्या करता है, फोर्स
लगाता है, जैसे यहां और यहां भी मैंने बता दिया। ठीक है, जब यूनिट सब यूनिट सेकंड आएगा, अभी हम फर्स्ट सब यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में 5 सब यूनिट है, सेकंड सब यूनिट आएगा, मैं इसको लिखवा भी दूंगा आपको, टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है अच्छे से। अब इधर देखिए, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0, इसके ऊपर एक ये चार्ज है Q1, ठीक है, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये तीसरा चार्ज है Q3। तो Q1 किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q0 के ऊपर, तो फोर्स का नाम होगा क्या, F वेक्टर 0 1। Q2 लगाएगा, अब आपको पता है जिसको मार पड़ रही है वो पहले F वेक्टर 0 2, और बेटा Q3 पे लगाएगा तो F वेक्टर 0 3। जो इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रही है Q0 के ऊपर, वो मैं मान लेता हूं वो क्या है आपके पास F। तो फिर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, इन सभी फोर्स का मेरा बच्चा वेक्टर और साथ में सम, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब हम Q1 और Q0 के बीच फोर्स लगा रहे हैं, वो कैलकुलेट होगी बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। ये थर्ड चार्ज इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स है Q1 और Q0 के बीच, इनको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, तो ध्यान रखना तब जो इसकी फोर्स होगी वो इसमें क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। कहने का मतलब नेट फोर्स में फर्क डालेगा, लेकिन अगर ऐसे हम Q1 और Q0 के बीच फोर्स देखेंगे तो उसके बीच इसका, इस थर्ड चार्ज का, Q2 का या Q3 का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जब हम टोटल फोर्स देखेंगे तो उसमें Q2 वाली भी और Q3 वाली भी मेरा बच्चा क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। कहने का मतलब इंडिविजुअल चार्ज के बीच कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, तो उसमें टोटल फोर्स में ये क्या हो जाएगा, एड अप, तब ये इफेक्ट करेगा। क्लियर। तो इसकी क्या डेफिनेशन हुई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या हुई, क्या कहता है कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ये वाला FUM सम, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्ज। जैसे Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है और Q3 लगा रहा है। ईच फोर्स बिटवीन टू चार्ज कैलकुलेट बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। उन दो के बीच जो फोर्स है उसके ऊपर इन फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ जब हम टोटल निकालेंगे, टोटल में इन दोनों की फोर्स भी क्या हो जाएगी, एड अप। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर मैं आपके लिए इस तरह की डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिंपल बनाऊंगा। एक्चुअली बनेगी ऐसे, लेकिन मैं आपके लिए सिंपल बनाऊंगा। और आपको पता है जब Q1 वाला Q0 को फोर्स लगाएगा तो फोर्स का नाम क्या होगा, F वेक्टर 0 1। Q2 वाला Q0 पे लगाएगा, फोर्स का नाम होगा F वेक्टर 0 2। Q3 वाला F वेक्टर 0 3। अगर n होता तो वो क्या होता, F वेक्टर 0 n। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट। तो क्या कहता है, लिखिए, इट स्टेट्स दैट कामा टोटल फोर्स, इट स्टेट्स दैट कामा द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, जो दिया है हमें, इट स्टेट्स दैट कामा total force on a given charge is the, total force on a given charge is the vector sum of individual force, is the vector sum of individual, कल्ले कल्ले का vector sum of individual force exerted on it, vector sum of individual force exerted on it by all other charge, vector sum of individual force exerted on it by all other charge, vector sum of individual force exerted on it by all other charge, full stop. Each force between two charge is calculated by using Coulomb's law.
each force between two charge is calculated by using Coulomb's law and is not affected by the presence of other charge and is not affected by the presence of other charge. Full stop. Complete फिर से बोल रहा हूं, क्या कह रहा है? It states that total force on a given charge is the vector sum of individual force exerted on it by all other charge. Full stop. Each force between two charge is calculated by using Coulomb's law and is not affected by the presence of other charge. ओके, ये थी इसकी क्या स्टेटमेंट, आपने अच्छे से लिख लेना है। अब इधर ध्यान देना, जो डायग्राम में बनाऊंगा सिंपल डायग्राम से मैं आपको ये समझाऊंगा और हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नहीं तो ऐसे ज्यादा टफ डायग्राम बनाएंगे तो वहां खराब बन जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, x आपका आ गया ये y, ये आ गया z। ठीक है, ये हम ले लेते हैं आपका ओरिजिन। एक चार्ज आपका आ गया ये q1, बड़े आराम से बिल्कुल q1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1। कहां से? ओरिजिन से। दूसरा चार्ज आ गया आपका q2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। तीसरा चार्ज आ गया आपका q3, इसका पोजीशन वेक्टर है r3 वेक्टर। एक हमने लिया टेस्ट चार्ज मैंने समझा दिया, और इसका पोजीशन वेक्टर है r0 वेक्टर। 1 2 3, और लास्ट हम चार्ज ले लेंगे आपके पास n, qn, और इसका पोजीशन वेक्टर है rn वेक्टर। ठीक है, ध्यान से x y z o। ठीक है, बड़े ध्यान से। चार्ज लिया q1, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। चार्ज लिया q2, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। चार्ज लिया q3, इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर। एक टेस्ट चार्ज लिया, कंसीडर एक गिवन चार्ज लेंगे ना टेस्ट करने के लिए, ये बाकी वाले सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, अभी मैं समझाऊंगा। q0 r0 वेक्टर, और एक लिया qn, क्योंकि 1 2 3 n तक जाएंगे, r वेक्टर n, rn वेक्टर। ओके, तो इधर डायग्राम में क्या है, कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज। कौन कौन सा? q1 q2 q3 ठीक है, qn हैविंग पोजीशन वेक्टर, क्या r1 वेक्टर r2 वेक्टर, पहले समझा रहा हूं फिर मैं आराम से आपको लिखाऊंगा, आपने टेंशन लेनी है। r3 वेक्टर क्या rn वेक्टर। फिर एक टेस्ट चार्ज लेंगे, लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज q0 हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या भाई? r0 वेक्टर एज शोन इन फिगर। ओके, फिर अब इधर ध्यान से सुनना, जब q0, वहां मैं ऐसे डायग्राम लगा q0 q1 q0 पे लगाना, ये मैंने ऐसे q0 बना लिया। जब ये मैंने बना लिया q1, जब q0 लगाएगा q1 लगाएगा q0 के ऊपर फोर्स, तो फोर्स का नाम होगा f वेक्टर 0 1। जब q2 लगाएगा उसका नाम होगा f वेक्टर 0 2। जब q3 लगाएगा उसका नाम होगा f वेक्टर 0 3। तो ध्यान रखना, q1 फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? q0 के ऊपर। लेट कर लेंगे उस फोर्स का नाम क्या है? f वेक्टर 0 1। लेट f वेक्टर 0 1 कामा, जब q2 लगाएगा वो नाम होगा f वेक्टर 0 2, और जब q3 लगाएगा f वेक्टर 0 3। जब qn लगाएगा सो ऑन f वेक्टर 0 n। ये क्या है? फोर्स है, किसके ऊपर एक्ट कर रही है? q0 के ऊपर। और कौन कौन सा चार्ज लगा रहा है? ध्यान से, q1 q2 q3 सो ऑन qn। बात समझ रहे हैं आप? ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है, यहां तक जितना बताया फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है।
कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, Rn। लेट करेंगे टेस्ट चार्ज, लेंगे टेस्ट चार्ज Q0 हैविंग पोजीशन वेक्टर R0 वेक्टर एज शोन इन फिगर। फिर लेट F वेक्टर 01, F वेक्टर 02, F वेक्टर 03 so on F वेक्टर 0n be the force acting on charge Q0 due to charge, किसकी वजह से? क्योंकि Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से और Qn की वजह से। ओके, ये हमारे पास इंडिविजुअल फोर्स आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और फिर हम लेट कर लेंगे, लेट F वेक्टर इज द टोटल फोर्स। ये है टोटल फोर्स, किसके ऊपर एक्ट कर रही है? Q0 के ऊपर। तो फिर हम क्या कर लेंगे, इन सभी फोर्स का वेक्टर भी कर लेंगे और साथ में सम, वही होगा हमारे पास क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो लिखिए, देखिए कंसीडर, बड़े ही ध्यान से डायग्राम बना के अच्छे से, इधर लेफ्ट साइड लिखना अच्छे से, मैं हर एक चीज बोलूंगा। कंसीडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 so on Qn। consider a number of point charge Q1, Q2, Q3 so on Qn having position vector R1 vector, R2 vector, R3 vector so on Rn vector respectively, having position vector R1 vector, R2 vector, R3 vector so on Rn vector respectively, full stop। देखिए let us take, एक लाइन छोड़ के जाओ, एक लाइन छोड़ लीजिए। देखिए let us take a test charge, देखिए let us take a test charge Q0, डाल बना लेगा, ये सबकी डाल बनानी होगी तो अच्छी बात है। Let us take a test charge Q0 having position vector R0 vector as shown in figure, having position vector R0 vector as shown in figure, full stop। एक लाइन छोड़ के let F vector 01, F vector 02, F vector 03 so on F vector 0n be the force acting on charge Q0, be the force acting on charge Q0 due to charge, acting on charge Q0 due to charge Q1, Q2, Q3 so on Qn। Q1 acting on charge Q0 due to charge Q1, Q2, Q3 so on Qn, full stop। ओके, फुल स्टॉप। ये थोड़ी सी मैं डायग्राम मिटा रहा हूं इधर से, अब कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए लेट F vector is the total force, लिखिए लेट किया, Q0 के ऊपर टोटल फोर्स क्या है? F वेक्टर। लिखिए लेट F वेक्टर इज द टोटल फोर्स acting on charge Q0, let F vector is the total force acting on charge Q0 and is given by मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को और मिटा रहा हूं, is given by, बाकी पता है ये आपका y है, and is given by, तो मेरा बेटा क्या आ जाएगा? F वेक्टर किसके बराबर? F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03, वही जो एक एक चार्ज फोर्स लगा रहा है Q0 के ऊपर, पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, वेक्टर भी और साथ में सम भी, प्लस सो ऑन
एफ वेक्टर 0 एंड, एफ वेक्टर 0 एंड। क्लियर? यही है मेरा बेटा आपके पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो एक चार्ज के ऊपर इंडिविजुअल फोर्स लग रही है उन सब फोर्स का वेक्टर भी और साथ में सम भी, उसी को बोलते हैं आपका क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, यहां इज इक्वल टू, मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देना, आपने 11th में पढ़ा होगा या 10th में। इधर ये इस तरह से, इसको पहले ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं सबमिशन। क्या बोलते हैं? सबमिशन। क्या मतलब होता है? सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स। क्या होता है सबमिशन का मतलब? सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स। क्या है मतलब? सभी टर्म्स का क्या? सम। इन सभी टर्म्स का मैं सम लिख सकता हूं। कैसे? सबमिशन, ये समझ लेना, ये W होता है ना ऐसे, उसको ऐसे डालना है, उसको बोलते हैं सबमिशन, सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स। तो देखिए कैसे इन सभी टर्म्स को मैं लिख सकता हूं। ये आपके लिए न्यू चीज है, जिन्होंने पढ़ा है तो उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है ध्यान देना। समीशन और I इज इक्वल टू 1 से कहां तक? n तक, और यहां आएगा f वेक्टर 0i। इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं। अब इसको मैं ये फिर से लिख सकता हूं, वो देखिए कैसे। पूरे को लिखा, समीशन साथ में आ गया, लेकिन जब इसको लिखना है समीशन हट जाएगी और वैल्यू आई की शुरू करनी है कहां से? आई की वैल्यू शुरू करनी है कहां से? 1 से, और कहां तक जाना है? n तक। लेकिन जब इसको पूरे को ये लिखना है तब समीशन आएगा, लेकिन जब मैंने एक एक टर्म को लिखना है फिर समीशन नहीं आएगा, समीशन हट जाएगा। तो शुरू करिए, आई की वैल्यू 1 डालना शुरू करिए। तो मैं अगर आई की वैल्यू यहां 1 डालना शुरू करूं, समीशन हट जाएगा, तो क्या आएगा? एफ वेक्टर आई की जगह क्या आएगा? 1, फिर प्लस 2 डालूंगा तो क्या आएगा? एफ वेक्टर 02 प्लस एफ वेक्टर 03 सो ऑन क्या? एफ वेक्टर 0 एंड देखो फिर से वही आएगा। तो कहने मतलब इन सभी टर्म्स का मैं ये लिख सकता हूं। i इज इक्वल टू 1 से n का क्या मतलब है कि i की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, फिर आपकी ये एक एक टर्म, अगर हमें एक एक टर्म में लिखना है, सब में लिखना सीधे i इज इक्वल टू 1 से n, सारी टर्म्स का ये आ गया। एक एक में लिखना है तो i की वैल्यू 1 से डालना शुरू करनी है, फिर से ये आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास बनी इक्वेशन फर्स्ट। ये आपके पास बनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना बेटा? इस फोर्स को भी कैलकुलेट करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, और इसको भी करना है, और कहां डालना है? इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, एक ध्यान से सीख लेना। एक, अगर एक आपने ध्यान से सीख ली तो आप बाकी सारा सीख जाएंगे। एक ध्यान से क्या है? Q0 ये चार्ज है, मैं यहां समझा रहा हूं, और उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन? Q1। तो इस फोर्स का नाम क्या आ जाएगा? आपको पता है, जिसके ऊपर लग रही थी वो पहले F वेक्टर 0, 1। ठीक है, तो इस फोर्स का मतलब क्या है? F वेक्टर 0, 1 का मतलब क्या है? इफ F वेक्टर 0, 1 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, अभी कुछ नहीं लिखना, आपने ध्यान देना है, यहां तक लिख लेना अच्छे से बस। तो इसका मतलब समझा रहा हूं, इफ F वेक्टर 0, 1 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, किसके ऊपर? Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड इज गिवन बाय, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? लास्ट वाला कंसेप्ट लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां चार्ज Q1 और Q2 थे, यहां चार्ज क्या है? Q1 और Q0। तो क्या आएगा? Q0 Q1 अपॉन, इधर देखिए पहले कौन है? 0, तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। अब दिमाग में घंटी बजी होगी, टन। कैसे आ गया? R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मेरा बच्चा, अगर ये एक चीज आपने सीख ली तो बाकी तो आप गोली की स्पीड से सीख जाओगे, और इसको मैं इक्वेशन बनाऊंगा सेकंड। ठीक है, तो लिखिए नंबर 1 पॉइंट, ऐसे एक एक करके लिखना हमने। लिखिए इफ, एक लाइन छोड़ के ये लिख लिया, अब हमने इसको कैलकुलेट करना, ये निकाल दिया, फिर दूसरे को लिखिए इफ F वेक्टर 0, 1, लिखिए इफ, ये मैंने समझा दिया आपको, लिखिए इफ F वेक्टर 0, 1, आपने अगर कूलम्स लॉ अच्छे से पढ़ा, ये सब समझ आ जाएगा सब।
if f vector 0 1 be the force, लिखे if f vector 0 1 be the force acting on charge, be the force acting on charge q0, acting on charge q0 due to charge, acting on charge q0 due to charge q1. If f vector 0 1 be the force acting on charge q0 due to charge q1 is given by लिखिए मेरे बेटा, is given by क्या आ जाएगा, f vector 0 1 1/4 मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया था जो पहले होगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको हम सॉल्व थोड़ी करेंगे, हम पिछले वाले फोर्स बिटवीन टू चार्ज में करके आए, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, तो r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और आपकी इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। क्लियर, आपकी इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। ओके, फिर अब दूसरा, अब तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, इफ f वेक्टर 02 be the force, if f vector 02 be the force acting on charge, be the force acting on charge q2, now acting on charge q0, be the force acting on charge, if f vector 02 be the force acting on charge q0 due to charge, acting on charge q0 due to charge q2, due to charge q2 is acting on charge q0 due to charge q2 is given by, तो क्या आ जाएगा बेटा, f वेक्टर 02 is given by, एक लाइन छोड़ के लिखना होता हमेशा अच्छे से, 1/4 q0 q2 r0 वेक्टर माइनस, अब यहां r2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू r0 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, यही आ जाएगा, और इक्वेशन ये आ जाएगी आपके पास थर्ड, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास थर्ड। ओके, नेक्स्ट, इफ f वेक्टर 03, अब आप खुद भी लिख सकते हैं, जब मैंने ये लिख दिया आपको एक मिनट पता चल गया, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बोलूंगा, इफ f वेक्टर 03 be the force, if f वेक्टर 03 be the force acting on charge q0, acting on charge q0 due to charge q3, acting on charge q0 due to charge q3, due to charge q3 is given by, वो तो आपको पता है, is given by वो तो आप एक मिनट में लिख सकते हैं, is given by, देखना जब समझ लगेगी आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, is given by क्या आ जाएगा, q0 q3 अपॉन r0 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू r0 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर, और ये इक्वेशन आपके पास 4। कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, 3 निकाल दिया, अब निकालना है फोर्थ वाला, और पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा आपके पास, इफ, लिखिए मेरा बेटा, इफ f वेक्टर 0 n, आप गोले की स्पीड से लिख सकते हैं, अब आपको समझ आ गई है, जब आपको समझ आ जाए सब एक मिनट में, लिखिए इफ f वेक्टर 0 n be the force, लिखिए इफ f वेक्टर 0 n be the force acting on charge q0 due to charge, acting on charge q0 due to charge qn, acting on charge q0 due to charge qn is given by, acting on charge q0 due to charge qn is given by, तो आपके दिमाग में आ ही चुका होगा, तो क्या है मैं यहां लिख रहा हूं, f वेक्टर 0 n किसके बराबर, 1/4π0 q0 qn अपॉन r0 वेक्टर माइनस rn वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू मेरा बच्चा r0 वेक्टर rn वेक्टर, और ये आपके पास इक्वेशन 5। देखिए हमारे पास
एफ वेक्टर 01 भी आ गया, एफ वेक्टर 02 भी आ गया, एफ वेक्टर 03 भी आ गया और एफ वेक्टर 0n भी आ गया। और कहां पुट करना है हमने, कौन कौन सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख ली है अच्छे से, ठीक है। देखिए पुट इक्वेशन सेकंड, देखिए पुट इक्वेशन सेकंड कामा थर्ड कामा फोर्थ एंड फिफ्थ, पुट इक्वेशन सेकंड कामा थर्ड कामा फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अब मैं एक एक फोर्स लिख रहा हूं, मैंने सारी मिटा दी है, मैं भी कहीं स्लिप कर सकता हूं लेकिन स्लिप होने के चांस बहुत कम होते हैं फिर भी, ठीक है। तो ध्यान रखें, इधर क्या आ जाएगा, एफ टोटल फोर्स किसके बराबर, पहले एफ वेक्टर 01 तो क्या आएगा 1/4π0 Q0 Q1 अपॉन R0 वेक्टर R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब R0 वेक्टर R1 वेक्टर, यही आएगा। प्लस दूसरी वाली फोर्स, ध्यान से 1/4π0 Q0 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 वेक्टर R2 वेक्टर क्यूब R0 वेक्टर R2 वेक्टर, यही आ जाएगा। पहली आ गई, दूसरी आ गई, प्लस तीसरी 1/4π0 Q0 Q3 Q0 वेक्टर Q3 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस सो ऑन, आगे जगह नहीं बची है तो ये प्लस, वहां से आगे, वहां से प्लस सो ऑन, ये प्लस एंड वाला लिखना है मुझे, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/4π0 Q0 Qn अपॉन R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ठीक है। अब वहां से प्लस सो ऑन प्लस ये आ गया आपका n वाला। अब हमें देखना है इसमें कोई चीज कॉमन आती है बेटा, तो कॉमन आ सकता है 1/4π0 सब में है और Q0 भी सब में है, तो यहां मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या जाएगा आपके पास, f वेक्टर Q0 बाहर आ जाएगा, Q0 अपॉन 4π0 बाहर, पहले में देखिए क्या बच जाएगा, ब्रैकेट क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इनटू R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही आएगा पहला, क्योंकि ये चीज कॉमन आ गई, प्लस Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 वेक्टर R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्या आ गया, R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए 3 वाला मैं लिखूंगा, फिर अगला वाला मैं सो ऑन करके नीचे लिख दूंगा, जगह नहीं बची है, प्लस क्या आ जाएगा Q3, पहले आप ध्यान से देख लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं, ये आएगा बड़े ध्यान से, Q3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और बच्चा R0 वेक्टर R3 वेक्टर, फिर आगे बच गया प्लस सो ऑन, तो यहां Qn अपॉन R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब माइनस मल्टीप्लाई R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, और ये ब्रैकेट बंद, क्लियर है, ब्रैकेट बंद, अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, कॉमन किया 1 Q0 और 1 Q0 अपॉन 4π0। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में, हम यहां भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अब इन पूरी टर्म्स का मैं लिख सकता हूं
क्या, समीशन। समीशन खोलूंगा, ये पूरी टर्म फिर से आ जाएगी। तो देखिए वो कैसे होगा, देखिए मेरे बेटा, मैंने पिछले वाले में भी जब इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी तब समझाया था। यहां भी ध्यान दीजिए, इस पूरी टर्म, इसके लिए देखिए, किस इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए मैं लिख सकता हूं क्या, समीशन। तो क्या आएगा, एफ वेक्टर, ये अपनी जगह पर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब समीशन खोलेंगे। इस पूरे की जगह क्या आ गया, समीशन आ गया मेरे बच्चा। और समीशन कहां से शुरू होगा, आई इज इक्वल टू कहां से, 1 से n। तो देखिए मैं यहां क्या लिखूंगा, क्यू आई अपॉन r0 वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू r0 वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। फीलिंग आप मेरी समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, अब आपको समझ आ गया होगा। और ये है आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह मैंने लिख दिया समीशन। और वैल्यू कहां से, आई जुड़ 1 से n तक, क्या लिखा, क्यू आई r0 वेक्टर वैसे माइनस आर आई वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू r0 वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ओके, तो देखिए पूरे की जगह सम लिख दिया समीशन। अब एक एक चाहिए, हटा दो समीशन को और वैल्यू पहली डालिए। पहली वैल्यू डालूंगा, ये बाहर है, पहली वैल्यू डालूंगा, क्या जाएगा, Q1 अपॉन R0 वेक्टर, क्योंकि आई 1 आएगा, R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, R0 वेक्टर R1 2 डालिए, ये आ जाएगा Q2 R0 R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, Q0 R2 3 डालिए, Q3। कहने मतलब इस पूरे की जगह समीशन लिख सकते हैं और एक एक वैल्यू डालना शुरू करेंगे, आई को 1 से शुरू करना एंड, तो ये आपका फिर से आना शुरू हो जाएगा। ये है मेरे बेटा आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और फिर अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। अब आपका फर्स्ट सब यूनिट से एक टॉपिक बच गया है, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका फर्स्ट सब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड सब यूनिट, लेकिन कुछ अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा भी आपको, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा और न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से देखें, आपको हर एक चीज समझ आएगी। ओके, बाय बाय, टाटा।